16 channels. आदाब, गुड आफ्टरनून। खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। खास शख्सियत से रूबरू कराने का मकसद दरअसल ये है कि जब आप कुछ जज्बा रखते हैं समाज के किसी तबके के लिए, किसी खास लोगों के लिए, वो लोग जो समाज में बढ़ती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा पीछे छोड़ गए हैं, पीछे इसलिए छूट गए हैं कि कोई उनके साथ वाकया पेश आया या हादसा पेश आया, ऐसे लोगों के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की तरफ से काम किया जा रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी NGO की बात करेंगे जो लोगों को छांव देती है। जी हाँ, छांव फाउंडेशन की आज हम बात करेंगे, जिसके जरिए मिसाली काम किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद हम दिखाएंगे, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि छांव फाउंडेशन दरअसल है क्या। न्यूज़ 18 उर्दू पर इससे पहले तकरीबन 20 दिन हुए होंगे आपने छांव फाउंडेशन की एक रुकन से बातचीत की थी। वो रुकन दरअसल एसिड सर्वाइवर थी, एसिड अटैक सर्वाइवर थी। तो ये छांव फाउंडेशन इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए क्या काम करती है, साथ ही छांव फाउंडेशन का कयाम आखिर किन किन मकासद के तहत अमल में लाया गया, ये तमाम बातें हैं जो आपके जहन में सवालात की शक्ल में उभर रही होंगी। इसीलिए हमने खास मेहमान को मदऊ किया है, जो आप शख्स को देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इनका नाम आलोक दीक्षित है। ये आज हमारे साथ होंगे और ये बताएंगे, क्योंकि ये छांव फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन्होंने छांव फाउंडेशन का कयाम कब और क्यों किया था। और इसकी एक शक्ल हमारे सामने है नाज़रीन, क्योंकि आपने शीरोज कैफे का नाम सुना होगा। मुल्क में ये बहुत सारे नहीं हैं, 2 से 3 ही हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है जिसके जरिए सभी लोग अब शीरोज कैफे को जानते हैं। अगर आप हाईवे शीरोज कैफे की बात करेंगे, लखनऊ में शीरोज कैफे की बात करेंगे, तो ये छांव फाउंडेशन के तहत ही चलाई जाती है। सबसे पहले हम खास मेहमान से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले एक खास बात ये भी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। इस बीच गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा है। महकमे मौसमियात की तरफ से मुख्तलिफ रियासतों के हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पेशन गोई भी की जा रही है कि किस तरीके से खुद को बचाना है और किस तरीके से आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, कितने दिनों में राहत मिल सकती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ कोरोना के केसेस में इजाफे ने एक बार फिर से वो खदशात और वो सवालात पैदा कर दिए हैं जो 1 से 2 महीने पहले लोगों की जबान पर थे कि क्या 4th वेव की आहट तो नहीं। तो आज हम चौथे लहर की आहट के हवाले से भी सवाल करेंगे कि जो ये दिखाई दे रहा है कोरोना केसेस में इजाफा, क्या ये तशवीशनाक बात है, 4th लहर की आहट है या नहीं आहट है। इसीलिए हमने एक खास मेहमान डॉक्टर को मदऊ किया है, जो आपको बताएंगे कि ये जो सर्ज देखने में मिल रहा है, ये दरअसल इसके माने क्या है। डॉक्टर नरेश चावला साहब को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। आप हमेशा हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा अक्सर बनते हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक और खास शख्स, जैसा कि मैंने कहा था, एक खास शख्सियत से आपको मिलाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। वो खास शख्सियत दूसरे विंडो में आपको नजर आ रही है। इनका नाम है आलोक दीक्षित। आलोक दीक्षित साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कि छांव फाउंडेशन को ये चलाते हैं। इस फाउंडेशन का कयाम कब अमल में आया था और ये छांव फाउंडेशन किन किन लोगों की जिंदगियों में छांव देती है, ये अहम सवाल है। ये आज हम उन्हीं की जबानी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आलोक साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए, और साथ ही जो मिसाली काम आप कर रहे हैं, न्यूज़ 18 उर्दू आपको सल्यूट करता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि छांव फाउंडेशन किन किन लोगों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि एक खास लोगों के लिए मैंने बात की कुछ देर पहले, वो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं जो हमने नाज़रीन को दिखाई। छांव फाउंडेशन का सबसे पहले ये बताइएगा कि कयाम कब अमल में लाया गया, क्योंकि आप फाउंडर हैं। तो आपने क्या सोचा कि जिसके जरिए आपने छांव फाउंडेशन का कयाम अमल में लाया, और इसके अलावा किन किन मकासद के तहत जब आप सोच रहे थे कि आपको एक NGO बनानी है तो उसका नाम छांव ही क्यों रखा, इन तमाम चीजों के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आलोक साहब। जी शुक्रिया सना, मेरी उम्मीद है मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप तक? जी आ रही है, बेहतर है। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। और चूंकि ऐसी जब इंट्रोडक्शन आप देते हैं, ऐसे आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी सी बन जाती है। और तभी मुझे ये बात मुझे लगता है कि मैं जब
कभी किसी को ये बात बता रहा हूँ तो उसको बहुत साधारण रख के ही बताना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम इस बात से कनेक्ट कर पाए कि ऐसा कोई भी काम करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान पहले नहीं चाहिए होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो 2013 में इस कैंपेन को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट था। उस वक्त तक मैंने देखा कि इस इश्यू पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, और एसिड अटैक सर्वाइवर्स से मिलना और उसके बाद उनकी लाइफ को जानना मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और मैं उन स्टोरी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं बार बार मतलब मैंने बहुत जगह इस स्टोरी के बारे में लिखा, कोशिश की कि तमाम पहलू सामने आए। तो मुझे लगता है कि बस इतनी सी बात थी कि उस वक्त मैं ये सोच पाया कि ऐसा कर सकते हैं, और जो एक अवेयरनेस थी वो मुझे मिली थी, क्योंकि मैं सीधे तौर पे एक सर्वाइवर से मिला था। मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट होने की वजह से आपको मौका मिलता है। बिल्कुल। और एक आम इंसान की तरह जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ी बातें हैं या बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसे देखा ही नहीं। अगर मैंने भी देखा होता शायद वो काम नहीं शुरू हो पाता। तो जितने भी सर्वाइवर्स थे उनकी स्टोरीज को एक जगह लिखना, उनकी बातों को, उनके मुख्य जो उनकी समस्याएं हैं उनको एक जगह एक साथ रखना और बहुत आसान भाषा में रखना, ये कैंपेन का बेसिक प्लान था। 2013 में एक हम लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन किया। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ इंटरनेट फ्रीडम को लेकर के और फ्री स्पीच को लेकर कुछ कैंपेन किए थे, जो कि सोशल मीडिया से किए थे। तो वो वक्त भी था जब फेसबुक बहुत ही पीक पे था। वहां से हम सामाजिक आंदोलनों को मतलब बढ़ा सकते थे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट ही था, क्योंकि बहुत बड़े विजन के साथ उसको नहीं शुरू किया गया था। बस प्लान ये था कि हम लोगों को एक साथ इकट्ठा करें, उनकी एडवोकेसी करें। और जैसे उस वक्त जो इमीडिएट मुझे आप कहें कि क्या वजह थी कि आपने शुरू किया, तो निर्भया आंदोलन जो हुआ था, जो उस बच्ची के साथ रेप हुआ था और इसके बाद फिर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, उसमें मैंने भी शामिल हुआ था। मैं भी दिल्ली में था। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि क्यों ना इस तरह के अभियान को मतलब जरूरी है अभियान, क्योंकि इस तरह कम से कम एक डिबेट शुरू हुई है। तो उसी वक्त मुझे लगा था क्यों ना एसिड वायलेंस के खिलाफ भी कम से कम बात शुरू हो। तो बस ऐसा था। तो एक छोटा सा प्लान था, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि चूंकि ये कभी किया नहीं गया था, इसलिए पहली बार सभी सर्वाइवर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को, एक्चुअली मैं भी आपको बताऊं तो मैं उस वक्त तक भी मैं बहुत लिखता था। मैंने कई सारे सर्वाइवर्स से मुलाकात की थी, फिर भी मेरी अवेयरनेस भी तब तक मैं कहूंगा कि अगर मैं आज की तुलना में देखूं तो 10% भी नहीं थी। तो इसके बाद फिर मैं खुद भी बहुत अवेयर हुआ, और जो ये टीम थी ना, मेरे ख्याल से इसीलिए मैं संकोच भी करता हूँ इसका क्रेडिट लेने में, क्योंकि मुझे लगता है आगे का काम इस टीम ने किया। जो सर्वाइवर्स खुद इकट्ठा हुए, आइडिया ये था कि वो खुद अपना कैंपेन रन करेंगे। हम उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे, हम उन्हें बात समझाएंगे, हम उन्हें कानूनी सहायता देंगे, लेकिन उन्हें ये अभियान लेके जाना है। और बहुत बखूबी लेके गए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी सर 2013 तक ही थी, और उसके बाद से तो जिम्मेदारी सबने ले ली। और जिन लड़कियों ने खुद को, पहली बात तो उन्होंने खुद के लिए एक आंदोलन छेड़ा। ज्यादातर लड़कियां अपने आप को ढक के रखती थी, कम लोग घरों में रहती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए ताकि लोग कनेक्ट कर सके। जी, तो मेरे ख्याल से इस स्थिति में रहने वाले लोगों ने ये तय किया धीमे धीमे, मतलब खुद के लिए वो ज्यादा बड़ा आंदोलन था मेरे ख्याल से, कि हमें किसी से डरना नहीं है, हमें किसी की परवाह नहीं करनी है, हमें अपने चेहरे को नहीं ढकने की आवश्यकता है। और ये हमारी गलती नहीं है, ये एक सामाजिक अपराध है। मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला, उन लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की और मुझे बताया कि शायद वो ये समझ रहे थे कि ये कोई गलती है जो उनसे हो गई है, उनके साथ कोई हादसा हो गया है। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की और इतने सारे लोगों को इस समस्या में देखा, तब उन्हें विश्वास भी अंदर से आया कि एक सामाजिक समस्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है जिसके लिए काम करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद पूरा कैंपेन उन लड़कियों ने लिया। हम लोगों ने शीरोज कैफे स्टार्ट किया था, ये सोच के कि हम बहुत सारे लोगों को एक जगह ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें ऑफिस नहीं खोलने हैं। अगर हम ऑफिस खोलेंगे तो हम बंद हो जाएंगे। तो हमने शीरोज कैफेज खोले कि लोग आए, वहां ऑफिस भी चलता था, वहां लोग आके खाना भी खाते थे, वहां लोग आके वॉलंटियर भी करते थे, लोगों ने पढ़ाना भी शुरू किया। तो एक तरह से एक तरह का एक कम्युनिटी तैयार हुई, और फिर हमने शहर दर शहर उस कम्युनिटी को बनाया है।
और तमाम तरह के सामाजिक पक्ष है उन पे ज्यादा काम किया है मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं जानना चाहूंगी आगे जब मैं आप इस हवाले से कि क्या छांव फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कुछ और भी काम करता है, क्या तिब्बी सहूलियात भी यानी फाइनेंशियली उनकी मेडिकल के लिए उनकी मेडिसिन के लिए इलाज के लिए भी क्या ध्यान देता है, इस जानिब भी हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरेश चावला का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर नरेश चावला, चूंकि मुल्क में हम अभी बात एसिड अटैक सर्वाइवर्स की कर रहे हैं, उनके फाउंडर्स छांव फाउंडेशन के फाउंडर से लोगों को मिला रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम सभी को पता है, लेकिन इसकी अलग कोई जगाता नहीं था। अभी जो आलोक दीक्षित साहब हैं उन्होंने इस जानिब तवज्जो दी, बतौर जर्नलिस्ट वो उस वक्त काम कर रहे थे, आपने भी सुना। तो डॉक्टर्स के लिए ऐसे एसिड अटैकर्स सर्वाइवर्स के लिए जब पता चलता है कि ये एसिड अटैक उन पर हुआ है, तो आप लोगों एक इंसान होने के नाते कैसा फील होता है, मैं जानना चाहूंगी आपका नजरिया क्या है। फिर उसके बाद कोविड सर्च पर बात करेंगे। ये एक एसिड अटैक है, ये एक सिविल क्राइम भी है और एक सोशल क्राइम भी है। तो पर से देखो, ये तो उस महिला के लिए बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। तो सबसे पहले तो जो एक शॉक होता है, तो ऐसा केस कोई हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो शॉक को दूर करना पड़ता है। दूसरा, हो क्या गया, एक भली चिकी लड़की जो उस पर अटैक कर रहा है एसिड से, अभी से उसका मन में एक ही मकसद होता है कि मुझे इसकी शक्ल बिगाड़नी है। उसके मन में एक ही मकसद होता है कि चाहे कोई भी वजह हुए, चाहे ये मेरी नहीं हो पाई तो किसी की ना हो पाए, ऐसे टाइप वाला होता है। तो सबसे पहले हमें उसको काउंसलिंग करनी होती है और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं। मेडिकल में पहले स्किन का बर्न ठीक किया जाएगा, फिर उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, जो कि बहुत छोटा केस नहीं होता है, बहुत ही बड़ा केस होता है। मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं कितनी, क्योंकि जो जिससे जलाया जाता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड। तो वो बहुत बुरी तरह चमड़ी को कहते हैं एक तरह से झुलस देता है। तो उस पर कितना अटैक हुआ, फेस पे कितना डला, छाती पे कितना लगा, बाकी शरीर पे कितना लगा। तो ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिव केस है जिसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है और मरीज को तकलीफ भी बहुत होती है। और दूसरा, जो डिसफिगरमेंट हो जाती है, डिसफिगरमेंट एक यानी कि एक सुंदर महिला है या लेडी है या युवती है, उसके दिल दिमाग पे क्या गुजरती है, ये आसान ज़हनी तौर पर बहुत अजियत से गुजर रही होती है वो लम्हा। बहुत मतलब कि फिजिकली तो उसको ठीक करने की डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, अब जहनी तौर पर भी डॉक्टर्स उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो लम्हा रहता है वो बहुत समाज को उनको भारी रहता है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अपार्ट फ्रॉम सोशल ट्रीटमेंट, हमारे हिसाब से समाज को इन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति तो एक छोटा शब्द है, सपोर्ट करना चाहिए। और ताकि उसके साथ जो बुरा हुआ है उसका कुछ जख्म जो शरीर के हैं और मन के जख्म हैं और जो दिल के जख्म हैं वो कुछ कम हो सके। तो ये इसको तीसरा वर्ड हम यूज करते हैं, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कि वो उस दुनिया में, जिस दुनिया में उसका एक मकाम था, एक स्थान था, उस दुनिया वो चीज उसकी छिन जाती है, तो उसको वापस रिहैबिलिटेट करना, उसको जॉब मिलना, उसका विवाह होना। तो ये सब बहुत ही पेचीदे और बड़े एग्जॉस्टिव सवाल हैं। तो मेरे हिसाब से आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा है आज। तो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इसके प्रति हमेशा डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली तो सीधा एक डॉक्टर ही इन्वॉल्व होता है या प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होते हैं या हॉस्पिटल इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमारी पूरी सहानुभूति रहेगी उनके प्रति और हम जो भी कर सकेंगे हमें करना चाहिए। जाहिर सी बात है। कोविड सर्च पर मैं बात करूं, लेकिन मैं चाहती हूं क्योंकि आपने जो बात की उसमें से एक बात ये निकल कर आई है कि बाज़ आबादकारी के लिए, रिहैबिलिट करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। वो सरकारें भी कर सकती हैं, वो अवाम भी करते ही होंगे। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने इन तमाम स्टोरीज को कवर किया। आलोक दीक्षित साहब जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, छांव फाउंडेशन के फाउंडर। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कवरेज के दौरान क्या आपको मालूम हुआ कि सरकार की तरफ से कोई कोशिशें इन तमाम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए की जा रही हैं या नहीं? जी, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस पे कोशिशें नहीं की जा रही हैं। फिर भी मैं दोहराता हूं कि मुझे अभी भी पता नहीं क्यों इस तरह के मुद्दों पे सरकार से ज्यादा समाज से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब सरकार से क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी भी एसिड अटैक बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं होते हैं। जैसे हमारे देश में जब समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं
तो ही हम उसको लेकर के ध्यान दे पाते हैं। जैसे अगर हमारे पड़ोस में हम देख रहे हैं कुछ होते हुए, जब चीजें हमारे पड़ोस तक पहुंच जाती हैं तब शायद हमें अवेयरनेस आती है और तब हमको लगता है कि नहीं, इस पे कानून आना चाहिए। तो यहाँ भी हुआ था, चीजें किसी के पड़ोस तक नहीं पहुंची थी। अभी भी कुछ लड़कियां थी जो एसिड अटैक उन पर हो रहा था। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह कि सरकारी कानून नियम कुछ थे नहीं। 2010 की बात बताऊं, तब तक तो कुछ भी नहीं था। 2013 में एक कानून बना है जिसमें 326A और B के तहत इसको अब रिकॉग्नाइज किया गया है कि एसिड अटैक एक अलग से एक अपराध है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जघन्य अपराध माना है। तो ये 2013 में हो पाया, यानी कि इतना नया है हमारे लिए कि अभी ये रिकॉग्नाइज हुआ है। फिर चूंकि रिकॉग्नाइज हुआ तो सजाएं हुई कि उम्र कैद की सजा है, इसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा है और 10 साल तक की मिनिमम सजा है। इस वजह से थोड़ा सा बेल मिलने और बाकी चीजों में कुछ कमी आई है, उससे थोड़ी राहत मिली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ही इसमें उसके आदेश पे ही इसमें कंपनसेशन डिसाइड किया गया है, जो कि अभी भी ठीक से लागू नहीं है। दूसरा, ठीक से दिया नहीं जाता है, ठीक से उसके मानक तय नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी एक कंपनसेशन का नियम बना है जो 2015 तक नहीं था। 2013 तो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, इन बातों को, आलोक दीक्षित साहब की इन बातों को अगर सुन रहे होंगे तो ये बात कम से कम उनके सामने आनी जरूरी है कि जो कंपनसेशन तय किया गया है, पैरामीटर्स जो तय किए गए हैं, उन पैरामीटर्स बाज दफा ये देखा जाता है कि कानून बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। कई मरतबा ये भी होता है कि मुआवजे जारी कर दिए जाते हैं लेकिन उन्हें नकद इनाम नहीं मिलता और उनके घर वाले परेशान रहते। यही हाल इसके तहत भी देखा जा रहा है। आलोक दीक्षित, मैं जानना चाहूंगी कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे इस सेंसिटिव इशू पर, और सेंसिटिव इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जाहिर सी बात है अवाम काफी हसास भी हो जाते हैं और साथ ही जब इस तरह के केसेस देखते हैं तो उनमें डर और खौफ भी पैदा हो जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि कुछ खास हल्के या रियासतें, स्टेट्स आपकी नजर में आई, आपके रिसर्च में नजर आई जहां पर ऐसे केसेस ज्यादा हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी मैं बताता हूँ और जो बात कह रहा था मैं उसको भी एक समराइज करता हूँ कि 2015 में ये कानून आए हैं और इसके अलावा सभी सर्वाइवर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि मैं अपील कर दूं तो मैं कर भी देता हूँ। सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देना सब सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित कराया है, लेकिन वो सुनिश्चित हो नहीं पाया है। मतलब उसको लेके हमें कुछ काम करना है कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए। तो इस तरह के कानून आए हैं क्योंकि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही स्वागत की बात है। स्पेशली कुछ सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जिन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत इस पे प्रोएक्टिवनेस दिखाई गई है पिछले 7-8 सालों में। तो कानून बहुत अच्छे हैं हमारे पास। और मैं वापस आता हूँ कि किन राज्यों में ज्यादा है, तो अगेन ये जैसे यूपी में सबसे ज्यादा एसिड अटैक रिपोर्ट हो रहे हैं लंबे समय से, यूपी और बंगाल। कभी वो नंबर 1 पे हो जाता है, कभी बंगाल नंबर 1 पे हो जाता है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग है। तो आधे से ज्यादा केसेस तो इन्हीं राज्यों में, आधे बल्कि 2/3 केसेस इन्हीं राज्यों में होते हैं। इसके अलावा फिर बिहार है, उड़ीसा है और दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। इन जगहों पे ज्यादा एसिड अटैक हो रहे हैं। आसाम में भी कई सारे एसिड अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी जी, ये रियासतें आपने बताई, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आपने अकेले इस पहल की शुरुआत की, ऐसे लोगों को छांव फराहम करने की शुरुआत की। जाहिर सी बात है आपके साथ भी लोग कुछ जुड़े हुए होंगे जो ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहते होंगे। तो क्या ये लिस्ट दराज हुई, बढ़ी है? आपके साथ लोगों का ताउन बढ़ा है या नहीं, या फिर अकेले दम पर आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बढ़ा है। अकेले दम पे मेरे ख्याल से नहीं संभव है। इसलिए तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये जो कुछ भी जितने भी सलाम मुझे मिल रहे हैं ये उन सभी लोगों के हैं जिन्होंने इसमें इतना मेहनत किया है, क्योंकि अकेले तो वाकई संभव ही नहीं है। और मेरे ख्याल से किस तरह मिल रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग अब अवेयर हुए, जागरूक हुए हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रोजगार मिले, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या, अगर आप पूछे तो क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या उस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोशिशें की भी हैं। ट्रीटमेंट जैसे आपके माध्यम से मैं सबको बताना भी चाहता हूँ कि भले ही उन्हें अभी सरकारी व्यवस्था से मदद ना मिल पा रही है, उन्हें नहीं पता होगी कैसे उस मदद को लेना है, तो छाव फाउंडेशन ने अभी ऐसा एक सिस्टम बना दिया है कि आपके ट्रीटमेंट नहीं रुकेंगे। तो वो भी लोगों की मदद से हो पाया है। मैं अभी प्रॉमिस कर सकता हूँ सबके सामने कि अगर आप यहाँ आए
तो हमें इस बजट की शायद कमी नहीं होगी आपके ट्रीटमेंट बात कराने के लिए। क्या तो बात, ये अपील जो है शायद सिविल समाज सोसाइटी के की साहिब कोशिश सरवत लोगों से, ये अपील है आलोक दीक्षित साहब के साथ ही न्यूज़ 18 उर्दू की कि आप जो रोशनी आप जला रहे हैं, जो छांव दे रहे हैं, उनके साथ हाथ भी मिलाएं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर नरेश चावला एक कोविड सर्च पर अपनी आप बात रखें, क्योंकि अब एक बार फिर से तशवीश और खदशात ये लोगों के जहन में उभर रहे हैं कि एक बार फिर से क्या ये कोविड की चौथी लहर की आहट तो नहीं? देखिए सना वारिस, मैं बता दूं, पिछले 2 महीने से हम ये आवाज़ सुन रहे हैं, कभी केसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बता दूं कि महाराष्ट्र में और केरला में केसेस बढ़े हैं, वो हर प्रदेश में थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अभी तक का जो हाल देख रहे हैं हम, वो उसमें जो केसेस हैं वो ओमाइक्रोन के ही हैं, उसके कुछ वेरिएंट्स हैं, सब वेरिएंट्स हैं। और लेकिन जो अभी तक कुल मिला के स्थिति है, ये चूँकि इसलिए कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है, केसेस ज़्यादा जरूर हो गए हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है, आईसीयू ज़्यादा नहीं है, और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी डेथ्स भी ज़्यादा नहीं देखी जा रही हैं। तो अभी इसको हम वेव तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर बात घूम घुमा के वहीं आ जाती है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो लोग बाग थोड़े से बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं, तो इसकी गुंजाइश ना रहे। तो वही दबी तुरी 4-5 बातें कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इस हियर एंड यू हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। तो उसको देखते हुए अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा। वही घर से बाहर निकलो तो मास्क निकालो, पहन के जाओ, भीड़ भाड़ में मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपने हैंड सैनिटेशन का ख्याल रखो, अपनी अच्छी जाहिर बात है ये तमाम चीजें लोगों के दिमाग में रच बस गई हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो न्यूज़ 18 उर्दू ये कह रहा है और साथ ही डॉक्टर नरेश चावला साहब ये कह रहे हैं कि आप जो पहले फॉलो कर रहे थे उस पर दोबारा अमल पैरा हो जाए। आलोक दीक्षित साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। 2013 में छाव फाउंडेशन का कयाम आया, जब आप कयाम अमल में आया, जब आपने इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो उसी वक्त से क्या आपने इन तमाम एसिड अटैक सर्वाइवर्स की ट्रीटमेंट का जिम्मा उठाया था, या फिर उसी वक्त से आपके जहन में इन्हें रोजगार से जोड़ने का भी प्लान था? मैं चाहूंगी थोड़ा डिटेलिंग में आप बताएं इसके बारे में। देखिए, जब हमने 1 साल इस पे, मैंने बताया कि आपको एडवोकेसी एक कैंपेन था, कोशिश की थी कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दें, उनकी स्टोरीज पब्लिश करें, ऑनलाइन कैंपेन था जी। लेकिन लोगों से मिलने के बाद और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद ये संभव ही नहीं था कि उन्हें कहीं बीच में छोड़ा भी जा सके। जैसे उन 1 सालों में ही हमने देखा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जी एक कानून आया, उसमें कंपनसेशन का भी जिक्र था, उसमें इस कानून को मान्यता भी दी गई, तमाम चीजें हुई। तो हमें लगा कि शायद इसका फर्क तुरंत से दिखेगा, लेकिन आगे उसका फर्क उन लोगों की जिंदगी में नहीं दिख रहा था उस वक्त भी, जब ये कैंपेन चल रहा था। तो वो समझ में आया कि एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि एसिड की सेल रुक जाएगी तो एसिड अटैक रुक जाएंगे, या फिर अगर सरकारी आदेश मतलब इतनी जल्दी अमल में आ जाएंगे कि तुरंत से सभी को ट्रीटमेंट मिलने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ एक बीच में जगह है, एक डोर बना के रखनी पड़ेगी आपको। अब बहुत तरह का सपोर्ट देने की आवश्यकता है। शायद इस कम्युनिटी ने पहली बार ही तो ग्रो किया था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको तुरंत से 2014 में सोचा कि कैसे इसको हम लंबा आंदोलन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो लोगों में अब एक बेसिक अवेयरनेस भी नहीं आई है। तो उसके लिए जरूरी था कि हम कहीं क्लोज होकर बैठ ना जाए, मतलब कुछ ऐसा करें जो सोशल मीडिया जैसा ही है, जहाँ पे हम लोगों को जोड़ पाते हैं। तो हम लोगों ने एक कैफे स्टार्ट किया। बेसिकली सभी लोगों की उम्र काफी कम थी उस वक्त, मेरे ख्याल से ये यंग पीपल होने का फायदा होता है। और शीरोज कैफे ऐसा है नाम कि इतना कैची है, सभी लोग मेरे ख्याल में अगर गए नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर पहला दूसरा तीसरा अभी नोएडा में आपने इसका कयाम अमल में लाया है शीरोज कैफे का, तो इतना लोग भले ही ना गए होंगे लेकिन नाम से जरूर वाकिफ हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी कितने इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स जुड़ पाए हैं आपकी छाव फाउंडेशन से और शीरोज कैफे से? देखिए, मेरे ख्याल से जो शीरोज कैफे है वो तो बहुत सारे लोग, मतलब वो सर्वाइवर्स को तमाम तरह से भी जोड़ रहा है। सीधे तौर पे बोले तो जो शीरोज कैफे पे नौकरियां कर रहे हैं, जिनका सीधा एम्प्लॉयमेंट वहाँ है, वो 35 लोग हैं अभी लगभग जी, वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। और आगे क्या आपकी प्लानिंग है? हाँ जी, आगे मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आगे क्या प्लानिंग है, ये वैसा ही है जैसा हमने शुरुआत की थी, और मैं फिर से सरल ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं वो अंत में ये सोचते हैं कि ये काम ऐसा नहीं, मतलब ऐसे कैसे करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि आगे की भी कोई प्लानिंग बहुत अच्छे से नहीं पता होती है। हमारे पास, हमें अपने उद्देश्य से बहुत अच्छे से पता है, वो ये है कि अभी भी
ये एसिड अटैक हो रहे हैं जिनमें कोई कमी इनके लिए नहीं काम है। करने की जरूरत है। तो न्यूज 18 उर्दू नेक तमन्नाओं का इजहार करता है, आपके इस मुहिम के में आवाज से आवाज मिलाता है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें थी आलोक दीक्षित साहब जो करनी थी, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। डॉक्टर नरेश चावला साहब माजरत के साथ आज आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।